तो अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देख चुका है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है जो कि डील करता है ओनली विद द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ये कंट्रीज एक्सपोर्ट कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंडिकेटिंग इट्स इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। इकोनॉमिक इंटरेक्शन जो हो रहा है हमारा वर्ल्ड से, लेकिन ये सिर्फ क्या देख रहा है, ओनली गुड्स। ठीक है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन मॉनेटरी वैल्यू बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ओवर स्पेसिफिक पीरियड। किसका? ठीक है, गुड्स का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालेंगे कैसे? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स जितना हमने भेजा है माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। ठीक है, जितना हमने लिया है। अब देखो, अगर हम एक्सपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू छोटी होगी और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आंसर आएगा मतलब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? डेफिसिट है। और बैलेंस ऑफ अगर हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम किया तो ये ज्यादा होगा, ये तो वैल्यू किस में आएगा? आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा प्लस में है, मतलब सरप्लस में। ठीक है, ये बात याद रखना आप। अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, करंट अफेयर से भी इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक की अपन ने समझ लिया कैलकुलेशन तक की। ठीक है। अब देखो, देखो, जब हमें एक कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेक्शन देखना रहता है ग्लोबल मार्केट में, तो इसलिए हमें टेंजिबल गुड्स का जो है फ्लो देखना है जरूरी है कि हम लोग सिर्फ ऐसा तो नहीं कर रहा कि सिर्फ मंगाई मंगा रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट है ही नहीं सेक्टर बिल्कुल भी, है ना। और एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं होगा बिल्कुल भी तो हम आगे पढ़ेंगे कि कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, सर्विसेज लाइक टूरिज्म, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी प्ले क्रूशियल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। कि गुड्स और जो सर्विसेज हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे यहाँ, है ना, पूरी इकोनॉमी में। और ये इसका जो फ्लो हो रहा है उसको असेस करना जरूरी है। तो बीओपी में हम इन दोनों चीजों को असेस करना, थोड़ी मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे सब कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी में। तो हम इसलिए बीओटी एक अलग से बनाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि ये सब दिखाता है। ठीक है। अब देखो, देयर कैन बी डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तीन टाइप का हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक तो होता है बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड मतलब जब हमारे एक्सपोर्ट्स विल बी आर रफली इक्वल्स टू दी इंपोर्ट्स। और ट्रेड डेफिसिट कब होएगा? जब हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये डिसइक्विलिब्रियम की दो साइड्स हैं, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। तो हम देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है, अभी हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। देखो, जैसे इंडिया में पता है कि ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है अभी, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है वो बहुत कम है, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हमें आगे देखना है बहुत, है ना। तो आपको लेकिन एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसी किस कंट्री में क्या चल रहा है। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं पेपर में कि इंडिया का पिछले साल ऐसा था, इस बार ऐसा है। तो इसलिए ये रीसेंट ट्रेंड आप जब भी पेपर दे तो उस साल का और उसके पिछले 2 सालों का पढ़ के जाए, है ना। तो 2024 नवंबर 2024 में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिकॉर्ड हाई पे चला गया, मतलब पिछले साल से ज़्यादा डेफिसिट हमने झेला। ठीक है। वहीं चाइना का क्या हुआ? चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है गुड्स का, है ना, हमें पता है ये बात। तो चाइना ने ट्रेड सरप्लस लिया। ठीक है। भले ही देखो ये लिखा है उनकी, ये बात जानना ज़रूरी है कि चाइना एक्सपोर्ट सेक्टर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिस्पाइट वीकर डोमेस्टिक डिमांड। उनकी डोमेस्टिक डिमांड इतनी है ही नहीं, है ना। मतलब डोमेस्टिक के लिए उन लोग डिमांड कम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब इंपोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। अब वहीं यूएस भी ट्रेड डेफिसिट में है। ठीक है। यूएस भी, हमें लगता है कि यूएस यूके वगैरह तो बहुत सरप्लस वाले होंगे, लेकिन यूएस भी क्या फेस करता है? ट्रेड डेफिसिट फेस करता है। ठीक है। नैरो हुआ है इसका विथ बोथ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स डिक्लाइन हुए। अब देखो, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुए तो नैरो कैसे हुआ? क्योंकि इंपोर्ट भी तो डिक्लाइन हुए ना। फिर जापान भी ट्रेड डेफिसिट में है। ठीक है। और उसका थोड़ा कम हुआ है लेकिन उतना नहीं है, मतलब आप जान लें बस ये बात। और यूके का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा हुआ है। ठीक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि ये होता क्यों है। कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड की डिसइक्विलिब्रियम होने के पीछे कारण क्या है। तो पहला हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे चेंज इन इनकम लेवल। मान लो कि हमारे नेशनल इनकम रैपिडली राइज हो गई। अब बहुत ज्यादा इनकम होगी तो बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसे होंगे, बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो लोग इंपोर्ट्स करेंगे, और इंपोर्ट्स अगर ज्यादा करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। होएगा कि नहीं? ज्यादा इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट। और वहीं अगर इनकम लेवल में कम आ गई, गिरावट आ गया, तो हमारा इंपोर्ट्स भी कम हो जाएगा, है ना, और एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएगा। मतलब एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा रहा तो ट्रेड सरप्लस वो होएगा। अब डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स बिटवीन कंट्री, अब ये कैसा इफेक्ट कॉज है कि डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। तो देखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ऐसे ही हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इन लोग जनरली क्या करते हैं कि इन लोग ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इनको जरूरत है किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोडवेज की, रेलवेज की, वगैरह वगैरह। और डोमेस्टिक सेविंग से इतना कर पाना मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं, है ना। इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स कह लो। तो कैपिटल गुड्स भले ही हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है ना। लेकिन आगे चल के यही कैपिटल गुड्स तो प्रोडक्शन करेंगे तो हम भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अगर आज हम ट्रेड डेफिसिट में हैं तो ये ट्रेड डेफिसिट हम बाद में जाके रीपे भी कर सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है, मतलब हमारे फ्यूचर इनकम से ये सेटल ऑफ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये भी एक फैक्टर है क्या होने का, कॉज है क्या होने का, ट्रेड डेफिसिट होने का। फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या करता है? डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ जाती हैं, है ना। इन्फ्लेशन मतलब डोमेस्टिक प्राइस का बढ़ जाना। अब डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कॉस्टली हो जाएंगे कि नहीं। वही 100 रुपए की टी शर्ट, मतलब अभी मैं मान रही हूँ $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब मान लो अब
हमारे यहाँ की टी-शर्ट हो गई 100 से ₹150 की, तो अब वो एक्सपोर्ट कितने में करोगे आप? $1.5 में करोगे। तो पहले अगर किसी इंसान को $1 में वो शर्ट ले रहा था, अब वो $1.5 देने पड़ेंगे, तो ये एक्सपोर्ट्स क्या हो गए? कॉस्टली हो गए कि नहीं? और वहीं इम्पोर्ट्स हमारे लिए चीपर हो गए। क्यों? क्योंकि वही ₹100 की शर्ट मतलब $1 की शर्ट अगर अमेरिका वाला कोई बेच रहा है, तो वो तो $1 ही में बेचेगा। मतलब अगर हम अमेरिका से खरीदे तो वो ₹100 की मिल जाएगी हमें और डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कितने का हो रहा है? ₹150 का हो रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्ट्स चीपर हो जाएँगे, एक्सपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएँगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट्स गिर जाएँगे, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएँगे, ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है? और इसी का उल्टा-उल्टा आप ट्रेड सरप्लस में लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर ये फैक्टर्स वो अब देखो ये वाले जो हमने पढ़े इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन और चेंजेस इन इनकम लेवल ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी और अब हमारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ठीक है तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं नैरो एक्सपोर्ट बेस की हमारा एक्सपोर्ट बेस ही कम है हम लोग डिपेंडेंट हैं किसमें प्राइमरी गुड्स में ठीक है एक्सपोर्ट्स उतना हम नहीं कर पा रहे हैं लो इंडस्ट्रियलाइजेशन और पुअर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स हमारा एक्सपोर्ट्स जो है डाइवर्सिफाइड नहीं है ठीक है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ लो है अब इंडस्ट्रियलाइजेशन लो होगा तो प्रोडक्शन लो होगा तो बेचोगे क्या ठीक है ना टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस रिड्यूसिंग कंपेटिवनेस देखो टेक्नोलॉजिकली अगर आप बैकवर्ड हो या वीक हो तो आपकी जो क्वालिटी होगी वो भी कम होगी ये क्वालिटी कम नहीं होगी तो आपको टाइम कंजम्पशन ज़्यादा लगेगा जिससे प्रोडक्शन कम होएगा आपका तो ऐसे हमारी कंपेटिटिवनेस होती है अब मान लो एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस हमारे अगर हैंडमेड है तो लेकिन हैंडमेड को बनाने में टाइम बहुत लगता है तो टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग रहते हैं और टाइम और एनर्जी की वजह से वो कॉस्टली भी होते हैं तो कॉस्टली चीज़ें क्या हो जाती हैं एफिशिएंट नहीं होती है एफिशिएंसी से गिरा देती हैं तो कंपेटिटिवनेस हमारी खो जाती है तो हमें टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कह रही मैं कि हैंडीक्राफ्ट्स बेकार है नहीं हमें टेक्नोलॉजी का सही से यूज़ करना आना चाहिए और उसी चीज़ को फिर देना चाहिए ना अब साइक्लिकल फैक्टर्स बिजनेस साइकिल होती है इकोनॉमी की साइकिल होती है जो कि इकोनॉमी की डिफरेंट फेजेस को दिखाती है ठीक है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो बूम्स में क्या होता है ड्यूरिंग बूम्स क्या होता है हमारे इंपोर्ट्स राइज होते हैं क्यों क्योंकि इनकम सबकी बड़ी हुई होती है बूम में इनकम लेवल कंट्री का राइज होता है हमने पहले भी देखा और ड्यूरिंग डिप्रेशन मतलब ये एक साइकिल का ये पूरी साइकिल का एक फेज होता है बूम फेज अब दूसरा फेज होता है एक डिप्रेशन फेज तो डिप्रेशन फेज में क्या होता है सबकी इनकम भी कम रहती है प्रोडक्शन भी कम रहता है अब प्रोडक्शन ही नहीं है तो इनकम भी नहीं है मतलब जॉब भी जा रही है लोगों की है ना प्रोडक्शन नहीं है तो एक्सपोर्ट्स भी फॉल कर जाएंगे हमारे ठीक है अब सेक्युलर या फिर लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं जैसे चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस है ना ये मतलब सब्जेक्टिव फैक्टर्स है कहना चाहिए एक्सॉक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अगर आपकी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो आपको तो दूसरों पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा विच विल लीड टू हायर इम्पोर्ट डिमांड समझ में आ रही बात और ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई हमारे जैसे इंडिया के कंट्री में ये अप्लाई होता है ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी लीड करेगी हायर इम्पोर्ट डिमांड से क्यों क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कोप अप नहीं कर पाएगा फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे कि वॉर सैंक्शन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो भी हमारा बीओटी गिर जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट्स कैसे कर पाओगे आप वॉर जैसी सिचुएशन में है ना ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बाय अदर कंट्रीज ये कुछ कोल्ड वॉर्स होती हैं जैसे कि अभी अमेरिका और इंडिया में तो ये एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन मतलब टैरिफ कितना लगा रही है देखो तो ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं और इसी रिस्ट्रिक्शन से हमारे एक्सपोर्ट कम होते हैं तो ये भी एक फैक्टर होता है फिर एक्सचेंज रेट फैक्टर ओवर वैल्यूड डोमेस्टिक करेंसी मेक्स एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्ट चीप जैसे हमने पिछली वीडियो में पिछले फैक्टर में पढ़ा ना उसी का उल्टा है अगर हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ा चढ़ा के कर दी है हमने क्या माना कि अब मान लो अभी की सिचुएशन में क्या है कि $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज लेकिन अब हमने मान लिया कि हम क्यों माने गोरू की हमने बोल दिया कि हमारा हम नहीं मानेंगे अब क्या है $1 इक्वल्स टू 1 रुपए है मान लो अब 80 से तुमने एक में ले आया तो वो क्या है ओवर वैल्यू कर दिया आपने अपने डोमेस्टिक करेंसी की ठीक है तो ये एक्सपोर्ट्स का हो जाएंगे बहुत एक्सपेंसिव अब देखो पहले जब वो $1 लेके 100 रुपए की एक शर्ट ले लेता था अब उसको $100 देने पड़ेंगे मतलब ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है बट सोचो तो एक्सपोर्ट्स क्या हो गए महंगे हो गए इंपोर्ट्स क्या हो गए चीप हो गए कि अब मुझे कोई आईफोन खरीदने के लिए 80,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे है ना जितने का भी आता है मान लो $8,000 का आता है आईफोन है ना तो अब मुझे सिर्फ 8,000 रुपए देने पड़ेंगे समझ में आ रही बात 64,000 या फिर 6,40,000 नहीं देने पड़ेंगे समझ में आ रही बात अब ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आप समझ रहे हैं कि निगेटिविटी ही देखनी है हमें है ना तो फर्स्ट है हमारा डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है मतलब हम इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं इंपोर्ट्स ज़्यादा करने के लिए बेटा इंपोर्ट्स के लिए आपको चाहिए रहेंगी फॉरेन करेंसी अब फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी आपकी रिजर्व से आएगी और आप जितना इंपोर्ट्स करते जाएंगे उतना आपकी रिजर्व्स में जो करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है वो कम होती जाएगी तो क्या हो जाएगा डिप्लीशन हो जाएगा ठीक है अब परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट आपका ट्रेड डेफिसिट अगर बहुत परसिस्टेंट मतलब बहुत समय से चला आता आ रहा है तो ड्रेन कर देगा आपके फॉरेक्स रिजर्व्स को सेकंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बीओटी डेफिसिट अगर हो जाए आपका परसिस्टेंट ये भी तो कंट्रीब्यूट करेगा डायरेक्टली टू बीओपी इम्बैलेंस हुआ ना क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी फिर एक्सटर्नल बोरोइंग आपको बाध्य कर देगा कि आपको फॉरेन डेट लेना पड़े और अगर आप कोई बोरिंग लोगे तो उसमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा तो साथ साथ एक बर्डन और आपके सिर में आ जाएगा विच इज इंटरेस्ट बर्डन समझ में आ रही बात फिर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर ये हम आगे समझते हैं ठीक है बस आप ये लिख के रख लो मेशस बाद में देख अब देखो
सबसे पहले फॉरेक्स कम हुए हमारे, तो यही क्या करेगा, बीओपी क्राइसिस में भी कर देगा, है ना? फॉरेन एक्सचेंज कम होंगे हमारे, तो बीओपी क्राइसिस भी आ सकते हैं, जैसे 1991 में इंडिया में आए थे। फिर एक्सटर्नल बोरिंग हमें करनी पड़ेगी, है ना? बीओपी क्राइसिस से पहले वाली सिचुएशन है ये तो बिल्कुल अंत वाली बात है ये, ठीक है? तो एक्सटर्नल बोरिंग करनी पड़ेगी हमें, है ना? बाध्य होना पड़ेगा। फिर देखो, अब क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट के से, तो एक्सटर्नल रेट इंस्टेबिलिटी होगी, सॉरी एक्सचेंज रेट एक्स, और ये चेंज का साइन बना है, ठीक है? तो एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी होगी। कैसे कि देखो, हमें पता है कोई भी चीज़ की हम अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम डॉलर इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डॉलर की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। अब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर होते जाएगा, और हम क्या, हमारी करेंसी क्या हो जाएगी उसके मुताबिक वीकर होती जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये एक इंस्टेबिलिटी लेके आएगा एक्सचेंज रेट में। एक्सचेंज रेट मतलब वो रेट जिसके बदले में एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री से एक्सचेंज होती है, तो वो रेट हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। वहीं रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, अब हमारे पास फॉरेक्स ही नहीं रहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं रहेंगे, तो जो प्रायोरिटी गुड्स है जैसे कैपिटल गुड्स, तो हमें करना ही करना पड़ता है इम्पोर्ट, है ना? तो हम वो भी इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फिर स्लोस इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब देखो, तुमने इम्पोर्ट ज़्यादा ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कम कर रहे हो, ठीक है? तो इससे क्या होएगा, तुम्हारा स्लोस की स्पेलिंग गलत है, स्लोस आएगा ना, यहाँ एस लगा देना। तो इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तुम्हारा कम हो जाएगा। देखो, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तुम, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि तुम डोमेस्टिक डिमांड कर ही नहीं रहे हो। अब डोमेस्टिक डिमांड नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी कंट्री में कोई क्यों लगाएगा इंडस्ट्री, कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे लोग, है ना? इसलिए इंडस्ट्री, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कैसे होएगा, अगर आप डेफिसिट में चल रहे हो, तो अगर आप बोरिंग कर रहे हो तो, ठीक है? फिर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, अब देखो जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक्सचेंज रेट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब एक्सचेंज रेट बढ़ गया, देखो मान लो पहले मैं 100 रुपए की एक शर्ट मंगवा रही थी, लेकिन अब एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो डॉलर महंगा हो गया, है ना? अब डॉलर महंगा हो गया तो मतलब अब वो 150 रुपए का, मतलब $1 पहले 100 का था, अब 150 का हो गया, एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी की वजह से, है ना, डेफिसिट की वजह से हमारी परसिस्टेंट। अब क्योंकि अब वो महंगा हो गया, तो हमें भी महंगे में मंगवाना पड़ेगा। तो ये क्या होएगा, एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होएगा, मतलब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है? और अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन, मतलब हम खुद की प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे क्योंकि एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ रहा हमारा, है ना? तो इससे क्या होएगा, प्रोडक्शन बंद मतलब फ्यूअर जॉब्स, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और डिफ्लेशन, जब हमारी नेशनल इनकम ही कम हो जाएगी। तो ये थे हमारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओटी। करेक्ट कैसे करें डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने भाई बीमारी का कारण भी जान लिया, बीमारी भी जान ली कि उससे क्या क्या होएगा, लेकिन हम ठीक कैसे कर सकते हैं बीमारी को, तो अब ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, इम्पोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। पहला मेजर तो हमारा ये रहेगा, कैसे कैसे, अपनी कंपेटिटिवनेस बढ़ा के। डाइवर्सिफिकेशन, हमने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी के कारण, कम रहने के कारण क्या है, हमारे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है हमारे एक्सपोर्ट्स में, है ना? तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं हम एक्सपोर्ट्स का, क्वालिटी को इंप्रूव करके अपनी कंपेटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है? एक्सपोर्ट सब्सिडी दे सकते हैं प्रोड्यूसर्स को और एक्सपोर्टर्स को, और इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स, ठीक है? तो ये 4 मेजर करके हम एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है? अब इम्पोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट देखो ऐसे समझो, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, ये ज़्यादा है, ये कम है। तो हम क्या कहते हैं, एक तो इसको बढ़ा सकते हैं, और ये नहीं तो इसको कम कर सकते हैं। अब इसको कम कैसे करते हैं, बंद तो कर नहीं सकते क्योंकि कैपिटल गुड तो हमें फिर भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बंद नहीं करना है, कंट्रोल करना है। तो इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी, कंट्रोल कर सकते हैं इंपोर्ट्स को बाय टैरिफ्स एंड कोटास, वही अभी यूएसए कर रहा है, ठीक है? प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि घर में ही इंपोर्ट्स का सब्सटीट्यूट कर देना, घर में ही इंपोर्ट जो आप मटेरियल्स मंगवा रहे हो, इंपोर्ट जो गुड्स मंगवा रहे हो उसके सब्सटीट्यूट्स तैयार कर देना, तो ये होता है हमारा, ताकि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो आइटम्स है उनका कंजम्पशन कर ही लोग, है ना? तो ये होता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। और डिस्करेजिंग नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स, देखो ज़्यादातर इंपोर्ट्स हमारे लग्जरी आइटम्स के होते हैं, है ना? फालतू फालतू के, तो ये जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उसको हम डिस्करेज करें, जैसे कि कोई मर्सिडीज मंगा रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू मंगा रहा है, तो ये सारे लग्जरी आइटम्स हैं। हमें अभी कैपिटल गुड्स की जरूरत है ना? ये कोई मशीन बना रहा है, बुलवाएगा तो उससे क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा, तो वो तो हमारा एसेंशियल इंपोर्ट है, उससे बंद करवाना है तो बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हम ये जो नॉन एसेंशियल लग्जरियस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स हैं उसको डिस्करेज कर सकते हैं ना, बाय कोटास टैरिफ्स वगैरह। अब तो ये 2 मेजर्स हो गए, एक तो हमने इसको बढ़ा दिया, है ना, और इसको कम कर दिया। अब तीसरा, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। अब एक्सचेंज रेट का आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अब देखो, एक्सचेंज रेट वाले को समझो। हमने देखा था एक कॉज में कि हमने क्या कर लिया है, अ, अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर वैल्यू कर दिया है, ठीक है? मतलब हमने एग्जांपल क्या लिया था कि $1 ₹80 के बराबर होता है, तो हमने $1 को क्या बना दिया है, ₹1 के बराबर बना दिया। तो ये हमने क्या कर लिया है, ओवर वैल्यू कर दिया अपनी करेंसी को। तो एक मेजर क्या हो सकता है कि हम डी वैल्यू कर दें अपनी करेंसी को। देखो, ओवर वैल्यू या फिर डी वैल्यू कौन करता है, ये सरकारी तंत्र करते हैं, और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, ये प्राइवेट तंत्र करते हैं, मतलब मार्केट तंत्र करते हैं ना। बात सेम है, देखो, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे एवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, ठीक है? ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है? तो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है कि हमारी करेंसी जो सामने वाली करेंसी है उसके मुताबिक कमजोर पड़ रही है, और इसका मतलब होता है कि उसके मुताबिक
बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है? तो बस यही है कि कौन करता है ना? ये मार्केट फोर्सेस करते हैं और ये सरकारी तंत्र करते हैं। तो अगर हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देंगे जीटी देखो, तो हम अगर अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दें, अब डीवैल्यू का समझो थोड़ा, कि मान लो अभी $1 बराबर ₹80, हम $1 बराबर ₹100 कर दें, तो ये हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है। पहले इंसान मान लो ₹20 की कोई चीज़ है, ठीक है? तो पहले $1 दे के जो क्रिस्टोफर है, वो कुरकुरे हैं ये, कुरकुरे है ना? कुरकुरे के पैकेट हैं ये। तो ₹20 वाले 4 पैकेट कुरकुरे मँगा लेता था $1 से। अब वो $1 से 5 पैकेट कुरकुरे मँगवा सकता है। तो ये उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई, अपनी करेंसी क्या हो गई? वीक हो गई। लेकिन इससे क्या होएगा? हो क्या रहा है? इम्पोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। यहाँ एक्स लिखते हैं ना, एक्स और एम लिखते हैं। इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। तो अब ये इसको मज़ा आएगा कि नहीं? अब ये बोलेगा यार पहले मैं 4 मँगवाता था, अब मैं 5 मँगवा पाऊँगा। तो ये अपने इम्पोर्ट्स क्या कर लेगा? बढ़ा देगा, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे इससे। समझ में आ रहा है आपको? तो एक्सपोर्ट्स क्या बना देगा ये? चीपर बना देगा। हमारे उसके लिए नहीं, सामने वाले के लिए। इसको क्या लगेंगे कि मैं चीप में खरीद रहा हूँ भाई, पहले मैं 4 पैकेट खरीदता था, अब मैं 5 पैकेट खरीद पा रहा हूँ, तो मैं और मँगाता हूँ। तो ये एक्सपोर्ट्स क्या बना देता है? चीपर बना देता है। देखो, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन टू मेक एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इंपोर्ट्स कॉस्टली। अब ये एक्सपोर्ट्स के नजरिए से पड़ गए कि क्रिस्टोफर को अब क्या होने लगा? चीप लगने लगा इंडियन सामान, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो गए? चीप हो गए उनकी नजरों में, है ना? सस्ते हो गए मतलब। अब एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ा दिए, उनकी नजरों में हमारा सामान क्या होने लगा? चीप होने लगा, सेम टैक्टिक्स का यूज करके। लेकिन अब हम इंपोर्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं? ये भी तो बड़ी हुई ना, इसको कम करना है, इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाना। अब ये डिसइक्विलिब्रियम है। तो देखो, $1 पहले 80 का था, अब $1 100 का हो गया, ठीक? तो अगर मुझे कोई $100 यार, $100 की कोई चीज़ लेनी पड़ती थी, तो मुझे इंडियन रुपीज़ में कितने देना पड़ता था? 8000 देने पड़ते थे। ठीक है? तो मैंने ले लेती थी, मैं बोलती थी कि लाओ मेरा पर्स लाओ, ठीक? लेकिन अब $1 $100 का हो गया, तो वही सेम चीज़ उन लोगों की तरफ से प्राइस नहीं बदला है, लेकिन डिवैल्यूएशन की वजह से क्या हो गया? ये हमें महँगा मिल गया। 10,000 का हो गया। तो अब मैं थोड़ा सोचूँगी कि यार पहले ये 8,000 का था, अब ये 2,000 महँगा हो गया, 10,000 का हो गया। तो इसने क्या करा? इम्पोर्ट्स को कॉस्टली बना दिया, एक्सपोर्ट्स को चीप बनाया, इम्पोर्ट्स को कॉस्टली बना दिया। इसकी वजह से इम्पोर्ट्स क्या हो जाएँगे? कम हो जाएँगे और ये एक इक्विलिब्रियम में आएगा। ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ा हुआ था तो ये कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया हमारा डिवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है? इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी मेजर्स, तो ये क्या होते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने देखा था कि हमारे यहाँ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत नहीं होगा, तो क्या होगा? एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ना होने की वजह से इंपोर्ट्स में रिलाई करना पड़ेगा, दूसरा एक्सपोर्ट्स ही नहीं कर पाएंगे जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो, है ना? जैसे अगर आप समझो इस सिचुएशन को, मैं क्या बोल रही हूँ, ये बहुत गहरी बात है ना? यहाँ देखो, कॉजेस में भी देखा था हमने ये कि ये क्यों रहा है कि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब अच्छा नहीं होता है तो, ठीक है? माफ़ करना ये राइटिंग, मैं ना अजीब ही पोजीशन में बैठी हुई हूँ अभी तो, ठीक है? और टेक्नोलॉजी भी देखी थी हमने, टेक्नोलॉजी, तो टेक लिख दे रही हूँ मैं। अब देखो, ये अगर अच्छी नहीं हुई, तो एक तो हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होएगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। घर में अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम बाहर देखेंगे, जो पैसे वाले हैं बाहर देखेंगे तो इम्पोर्ट्स मंगवाएँगे, इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे। फिर अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो एक्सपोर्ट भी कम होएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस कम चाहिए रहेगी। आप कुछ भी आग-लूगर बना देंगे तो लोग थोड़ी ना खरीद लेंगे। आपको बेटर क्वालिटी की चीज़ देनी रहेगी। आपको पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करना है तो उनको टक्कर देनी पड़ेगी। कहाँ से दोगे अगर यही दोनों सही नहीं है तो? तो इनका अपग्रेड करके, है ना? इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी का अपग्रेड करके हम ये सुधार सकते हैं कि नहीं? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन प्लस डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री, उन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना, ये यूपीएससी की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जिनकी डिमांड भी हो ग्लोबल मार्केट में, तो उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें इंसेंटिव देना, सब्सिडी देना, जो करना वो करना, ठीक है? फिर फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स, तो ये कौन से होते हैं? जो कि हमारे इकोनॉमी के अंदर अपनाए जाते हैं, हथकंडे जो कि आरबीआई अपनाता है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी टू रिड्यूस एक्सेस डिमांड एंड क्रेडिट कंट्रोल टू कर्ब इंपोर्ट हैवी कंजप्शन। देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब हमारे जो मनी सप्लाई है वो कम कर दी जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अब पैसे नहीं रहेंगे तो उन लोग ये जो डिमांड कर रहे हैं ना इंपोर्ट्स की, उन लोग कम कर देंगे। तो ये क्रेडिट कंट्रोल मतलब पैसों को कंट्रोल कर देना, चाहे वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें तो वो क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, चाहे मनी सप्लाई को कम कर दें तो वो क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। तो उससे जो इंपोर्ट्स हैवी कंजम्पशन, हमारी एक्सेस जो डिमांड हो रही है वो कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? इंपोर्ट्स कम होंगे, ठीक है? और फिर लॉन्ग टर्म की बात अगर करें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, रेलवेज रोडवेज के नेटवर्क सही करना, लॉजिस्टिक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट में काम करना, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट करना, जैसे क्वालिटी ऑफ गुड बदलेगा, क्वालिटी ऑफ गुड बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, प्लस डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी बढ़ेगी। डोमेस्टिक डिमांड का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि अगर डोमेस्टिकली आपकी डिमांड अच्छी हो रही है तो इंपोर्ट्स भी देश के कम होंगे, क्योंकि लोग दूसरी कंट्री में रिलाई नहीं करेंगे और अपनी कंट्री से सामान खरीदेंगे तो इंपोर्ट्स कम होंगे, प्लस अपनी कंट्री में ही अच्छा सामान बनेगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे। तो डेफिसिट का तो सवाल ही नहीं होता। तो ये हो गई हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट बीओटी में, ये कंक्लूजन आप देख सकते हैं।